नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से लेकर आ चुके हैं राजस्थान सुजस का ई बुलेटिन। और ये बुलेटिन कितना इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सिंसियर एस्पिरेंट है और आपने पिछले 1-2 वर्षों के पेपर देखे हैं तो आपकी समझ में आ गया होगा कि राजस्थान से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से ज़्यादातर सुजस से ही इधर उधर होते हैं, सुजस के आसपास ही लपेटे में घूम रहे होते हैं वो। ठीक है दोस्तों, तो आप इस बुलेटिन को बड़ा ध्यान से सुनिए और उसके बाद उसकी पीडीएफ लीजिए और पीडीएफ को ढंग से पढ़िए। कॉपियाँ मत भरो, आप सीधे पीडीएफ लो और पीडीएफ को पढ़ो। ठीक है दोस्तों, आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो मित्रों, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है IAS RAS विद आरजे। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और जाकर वहाँ से पीडीएफ ले लो। कॉपियाँ मत भरो, दिमाग भरो। ठीक है दोस्तों, रद्दियाँ नहीं बेचनी, अपन को एग्जाम पास करना है। कॉपियाँ भरोगे तो रद्दियाँ बेचोगे। तो दोस्तों, हम न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पे आए उससे पहले आपसे एक और बात करनी है छोटी सी, कि आपको यदि वीडियो अच्छा लगा करे या बुरा लगा करे, जो भी लगा करे, अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा, खराब लगे तो खराब, जो भी आपके सजेशंस हों वो सारे आप कमेंट सेक्शन में एक बार हमें बता दिया करें। ठीक है दोस्तों, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक भी कर दिया करें। इससे क्या होता है, एक तो हमें पता लगती है कि हम कहाँ कमियां कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर हम ऑफलाइन क्लास में होते हैं तो पता लगता रहता है, लेकिन यहाँ नहीं पता लगता। तो आप उसको बताएं मेरे मित्रों। ठीक है, और जो मेरे दोस्त कमेंट करते हैं चैनल पर, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं सीधे न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर। अपन इधर उधर की बात नहीं करेंगे, आपका समय बहुत कीमती है और कीमती चीज़ों को हमेशा बचा के रखना चाहिए दोस्तों। देखो मित्रों, हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल है कि 60 करोड़ रुपए की गैस सब्सिडी जारी की है। कल मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के नाम से। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि हमने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के बारे में पढ़ा था कि दिल्ली में एक इंटरनेशनल सेंटर है, उसकी तर्ज पे बनाया गया है इसको, जयपुर के झालाना के अंदर बनाया है। इसके अंदर क्या होगा, वही सारी जो पार्टियां वार्टियां होती हैं। पार्टी का मतलब ये नहीं है कि दारू पार्टी करने बैठे आप सिगरेट पार्टी। पार्टी का मतलब है कि जो भी काम, जो भी सम्मेलन टाइप के होंगे, कॉन्फ्रेंस टाइप की होंगी, तो उस तरह के हॉल वगैरह वहाँ पर बने हुए हैं, उस तरह की चीज़ों की सुविधा देता है वो इंटरनेशनल सेंटर। और क्या होता है वहाँ पर, जो सरकार के उत्सव हैं वो मनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार ने उत्सव जारी किया, उत्सव मनाया है लाभार्थी उत्सव के नाम से। देखो ये सारे लाभार्थी हैं, कितने खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसी ही जनता खुश रहेगी तो राजा आगे चलते रहेंगे, नहीं तो राजा बदल दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन अपने एग्जाम के लिए कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है। अपने एग्जाम के लिए जो चीज़ थी वो मैंने कल ही आपको पढ़ा दी। ठीक है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो था एग्जाम के लिए वो मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक, अब चलते हैं आगे। लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री से कहा है अब घर में बचत होगी। ठीक है साहब, कर लो बचत, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कर सकते हो। तो आगे चलते हैं। पूरे राजस्थान में लाभार्थी उत्सव की धूम, वही आप देखिए, थिएटर में सारे बैठे पिक्चर देखने के लिए, ऐसे लग रहा है। ठीक, तो दोस्तों अब आपका आने वाला है वो पेज जो आपके एग्जाम में प्रश्न देगा आपको। ठीक है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में किस तरह से पूछे जाएंगे उनकी चर्चा करते हुए हम आपको सारी चीजें बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपन पहली न्यूज आर्टिकल की तरफ। राज्य सरकार ने आपातकालीन 108 इमरजेंसी 108 सर्विस चलती है एम्बुलेंस, वो एक जननी एक्सप्रेस 104 जो प्रसूताएं हैं उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाती है दूर दराज के गाँव से, उनके लिए जो एक एम्बुलेंस चलती है। इन दोनों सेवाओं को अति आवश्यक सेवा घोषित कर दिया गया है अगले 6 महीने के लिए। देखिए नीचे लिखा है आगामी 6 मंथ के लिए। ठीक है, अब 6 महीने के लिए ही क्यों किया है वो चीज़ आपके सामने अभी क्लियर होगी थोड़ी देर में। कई लोग तो सोच रहे होंगे 6 महीने के लिए किया है, हाँ दिसंबर तक आ जाएगा, उसके लिए इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन तक के लिए कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, अपन इसको इलेक्शन के लिए नहीं बोल सकते। अभी आपके सामने क्लियर हो जाएगा एकदम कि आप 6 महीने के लिए इसको क्यों किया गया है। तो सबसे पहले तो आप प्रीलिम्स के लिए ये 2 प्रश्न देख लो कि कौन कौन सी आपातकालीन सेवाओं को या कौन कौन सी सेवाओं को अति आवश्यक सर्विस घोषित किया है। तो 108 और 104 दोनों को। ठीक है, अति आवश्यक घोषित करने का मतलब है दोस्तों अगले 6 महीने तक इनमें से ना तो कोई हड़ताल कर सकता, ना कोई आंदोलन कर सकता, ना कोई मांग उठा सकता, ये सिर्फ काम करते रहेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें, जो भी शिकायतें हैं वो 6 महीने बाद होंगी, अब शिकायतें नहीं चलेंगी 6 महीने तक। ठीक, तो दोस्तों अपने लिए देखो एग्जाम के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है यहाँ से। एक तो आपको प्रीलिम्स के लिए प्रश्न मिल ही गया, अब मेंस के लिए देख लो आप। ये जो 6 माह तक के लिए इनको
इन सेवाओं को क्या किया गया है, अनुरक्षित किया गया है, वो एक एक्ट के तहत किया गया है। राजस्थान अति आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 के तहत किया गया है इसको 6 महीने तक के लिए, कि आप 6 महीने तक ना तो हड़ताल कर पाएंगे। ये जो दोनों सर्विस हैं वो राज्य के जनता के लिए बहुत असेंशियल सर्विस हैं और आपको सर्विस प्रोवाइड करनी ही करनी है। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखेंगे सबसे पहले इस एक्ट के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस एक्ट को हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि मेरे भाइयों बहनों, अगर आप आरएएस मेंस का प्रश्न पत्र उठा के देखोगे तो पिछली बार भी इसी तरह के कई एक्ट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं हम सारे के सारे एक्ट पढ़ते फिरेंगे, लेकिन जो भी एक्ट करंट अफेयर के अंदर आएगा हम उस एक्ट को डिटेल में कवर करने ही वाले हैं। ठीक है, तो अपन इस एक्ट को कवर करते हैं, इस अधिनियम को कवर करते हैं। दोस्तों देखो, आवश्यक सेवा रख रखाव अनुरक्षण अधिनियम 1968, इसको बोलते हैं एस्मा। ठीक है, अभी अपन देखेंगे कि भारत सरकार ने क्या किया था। राजस्थान सरकार को ये आइडिया कहाँ से मिला था कि इस तरह का हमें एक्ट लेके आना चाहिए, और राजस्थान सरकार ने इसके अंदर क्या क्या प्रावधान कर रखे हैं, क्या क्या इस एक्ट की सख्तियाँ हैं, और इस एक्ट का उल्लंघन करने पे आपको क्या क्या सज़ा मिल सकती है। यही सारी चीज़ें आएंगी आपके एग्जाम के अंदर, और इसको पढ़ने के बाद हम इसकी इत्सरी कर देंगे, मतलब इसको समाप्त कर देंगे। तो सबसे पहले हम भारत सरकार की तरफ चलते हैं कि भारत सरकार का क्या स्टैंड था इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो भारत सरकार ने क्या किया था। देखो, आपने कोरोना के टाइम में देखा होगा कि जो असेंशियल सर्विसेज थी, ठीक है, अपने वो बंद नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि ये एक्ट लागू हो गया था। ठीक, तो आवश्यक सेवा रखरखाव अनुरक्षण अधिनियम 1968 की बात करते हैं तो भारत की संसद का एक अधिनियम है, मतलब भारत की संसद ने इसको पारित किया था एस्मा। ठीक है, इसमें क्या किया था कि कुछ सेवाओं के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए ये स्थापित किया गया था, जो कि बाधित होने पर लोगों का जीवन बहुत प्रभावित हो सकता था। मतलब ऐसी सर्विस जो अगर बंद हो जाए तो लोगों के जीवन में त्राहिमाम मच जाए। अभी एक चीज़ देखो, आप मेडिकल की दुकान वाले सारे हड़ताल कर दें आज की डेट में, सारी मेडिकल शॉप बंद। अगर ऐसा 10 दिन के लिए हो जाता है तो त्राहिमाम मच जाएगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन वो लोग हड़ताल करते हुए कभी देखे हैं क्या आपने? नहीं देखे, क्योंकि ये एक्ट लागू हो जाता है तुरंत से। ऐसी सर्विस जिनके द्वारा मानव के जीवन पे ही खतरा आ जाए, जो व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत असेंशियल हैं, उनके अनुरक्षण के लिए क्या किया गया, एस्मा नाम से एक एक्ट पारित किया गया 1968 के अंदर भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, इस सर्विस में क्या किया गया, परिवहन वगैरह सेवाएं जो हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं जो हैं, उनको शामिल किया गया। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधित, परिवहन संबंधित, अभी चक्का जाम हो जाए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, माल की आवाजाही पूरी बंद, हिंदुस्तान कितने दिन तक चल सकता है? 2 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है मित्रों, तो एस्मा भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची की संख्या 33 के तहत भारत की संसद के द्वारा बनाया गया कानून है। ठीक है, संवर्ती सूची के तहत बनाया गया कानून है, मतलब ये राज्य सरकारों पर भी उतना ही प्रभावी है, उतना ही लागू है। ठीक है मेरे दोस्तों, कोई राज्य सरकार चाहे कि हम एस्मा एक्ट 1968 से अपनी पावर लेंगे तो वो ले सकती है, उसको अपना अलग से एक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि सरकारें चाहें, राज्य सरकार के नहीं भाई हम अलग से भी एक्ट बनाएंगे, तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये संवर्ती सूची के अंदर बनाया गया विषय है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक राज्य का एक अलग राज्य आवश्यक सेवा अधिनियम है। इससे केंद्रीय प्रावधानों में केंद्रीय कानून से मामूली बदलाव है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि कोई राज्य चाहे तो डायरेक्ट इस 1968 के एक्ट से पावर ले सकता है, या फिर अपना यदि कोई एक्ट बनाना चाहे तो उसको भी वो बना सकता है। ठीक है मित्रों, तो राजस्थान आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1970 मतलब 1968 के अंदर भारत सरकार ने एक्ट बनाया कि भैया जो असेंशियल सर्विसेज हैं उनमें हड़ताल आप नहीं कर पाओगे। अगर ऐसा लगता है गवर्नमेंट को कि इनके हड़ताल करने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है जनता को, तो वो उस पर बैन भी कर सकती है, उस एक्ट को लागू भी कर सकती है, उस एक्ट को क्या कर सकती है, एक्टिव भी कर सकती है। ठीक है, तो उसी को लेकर राजस्थान सरकार ने राजस्थान आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1970 क्या किया, पारित कर दिया। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं इसके क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ है राजस्थान में, तो संपूर्ण राज्य में इसका विस्तार है। मतलब राजस्थान में अगर सुई के नोक के बराबर भी जगह है तो वहाँ पर भी ये एक्ट लागू होता है। अब सबसे पहले आवश्यक सेवा का अर्थ जानते हैं कि राजस्थान ने जो एक्ट पारित किया है उसमें आवश्यक सेवा का अर्थ क्या है। ठीक है, देखो इसमें जो अर्थ दिया गया है वैसे बहुत वास्ट दिया गया है, बहुत ब्रॉड दिया गया है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है कि चाहे जिस सेवा को वो असेंशियल सर्विस घोषित कर सकते हैं। ठीक है, एक तो शिक्षा निदेशक हैं राजस्थान के, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वगैरह हैं, इस तरह या फिर इस तरह के और भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान हैं जो सेवाएं दे रहे हैं, और इसमें जो कार्यरत कर्मचारी हैं वो क्या कर सकते, वो इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर असेंशियल सर्विस के अंदर कवर किए गए हैं। ठीक है,
और लोक सेवा राज्य, जो राजस्थान राज्य है उसके मामले के संबंध में कोई भी लोक सेवा है, मतलब राजस्थान के अंदर जितनी भी लोक सेवाएं हैं, आप आरएएस वारएएस सारी चीज़ें देखते हो, वो क्या है, वो असेंशियल सर्विस के अंदर आती हैं। किसी स्थानीय प्रशासन के अधीन कोई सेवा है, स्थानीय प्रशासन के अधीन का मतलब ये है आपके चिकित्सा विभाग के अधीन सेवा, आपके पंचायती राज विभाग के अधीन कोई सेवा, इस तरह की, मतलब पूरे राजस्थान की सारी सर्विस कोई असेंशियल सर्विस में इन्होंने कवर कर लिया है। 3-4 लाइन लिखी है, पूरा राजस्थान इसके अंदर कवर, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट जब चाहे उस सेवा को असेंशियल सर्विस घोषित करके क्या कर सकती है, इस एस्मा एक्ट है 1970 का जो राजस्थान के अंदर है और 1968 का भारत के अंदर है, उसको क्या कर सकती है, एक्टिव कर सकती है। अब इस एक्ट की शक्तियाँ क्या है उनको अपन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यदि राज्य सरकार संतुष्ट हो जाए कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वो कैसा करना, इस एक्ट को लागू करना और किसी भी सेवा को असेंशियल सर्विस घोषित करना यदि आवश्यक है तो वो सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा निर्दिष्ट किसी भी आवश्यक सेवा में हड़ताल पर रोक लगा सकती है कि भैया आप हड़ताल नहीं करोगे। मतलब ये कि डॉक्टर जब हड़ताल कर रहे थे राजस्थान के अंदर तो राजस्थान सरकार चाहती तो उस पर भी रोक लगा सकती थी, लेकिन इससे क्या होता है, लोकतंत्र का दमन होता है और हमारे गहलोत जी लोकतंत्र का दमन कभी नहीं करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है, ठीक है मेरे मित्रों। एक आदेश जो है एक बार में 6 महीने के लिए प्रभावी होगा। अब आपकी समझ में आ गई इमरजेंसी 108 और जो जननी सेवा जो एम्बुलेंस है 104 वाली, उसको 6 महीने तक के लिए उसकी हड़ताल वगैरह और उस पर रोक क्यों लगाई है, उस पर असेंशियल सर्विस क्यों घोषित किया गया है, क्योंकि एक आदेश केवल 6 महीने तक ही प्रभावी हो सकता है, उससे ज़्यादा आदेश प्रभावी नहीं होगा। अगर इसको दोबारा प्रभावी करना है तो राज्य सरकार को बार बार इस एक्ट को लेकर आना पड़ेगा और 6-6 महीने की अवधि करके बार बार इसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है मेरे मित्रों। तो आदेश से संबंधित किसी भी आवश्यक सेवा में कार्यरत व्यक्ति कहीं पर भी हड़ताल पर ना तो जाएगा और ना ही रहेगा। मतलब अगर हड़ताल चल रही है और ये एक्ट अपनी पावर में आ जाता है तो उसको वो हड़ताल को बीच में से ही छोड़ के रोक के आना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे तलवार लटक गई नौकरी पे, समझे। ऐसी सेवा में जो नियोजित व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके द्वारा शुरू की गई कोई भी हड़ताल हो, ठीक है, वो अवैध हो जाएगी तुरंत। आपकी मांग चाहे कुछ भी हो वो अवैध हो जाएगी इस एक्ट के आते ही आपके, ठीक है, इस एक्ट के एक्टिव होते ही वो हड़तालें क्या हो जाएंगी, निरस्त हो जाएंगी, अवैध हो जाएंगी। आप चाहे किसी भी सेवा में नियोजित व्यक्ति हो, ठीक है, इस तरह की हड़ताल क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। और यदि आप ऐसा नहीं करते हो, आप गवर्नमेंट के सामने सीनाजोरी करके खड़े हो जाते हो, भैया हमारे पास तो हम तो 50,000 की भीड़ है, 50,000 की भीड़ लेके आए हैं, और सीनाजोरी करके खड़े हो गए कि भाई ठीक है अब हम नहीं जाने देंगे, हम तो हड़ताल करेंगे ही करेंगे। अब दोस्तों इसमें दंड के भी प्रावधान किए गए हैं। भैया सीनाजोरी नहीं करनी है, गवर्नमेंट बोलते हैं उसको, प्रशासन बोलते हैं, इतना मारेंगे पेंट के साथ में चड्डी भी उधेड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। तो दंड का क्या प्रावधान है, देखो, अवैध हड़ताल के लिए जुर्माना लगेगा। पहले तो अवैध हड़ताल का मतलब क्या है, आपकी डिमांड है, आप हड़ताल पर जाके बैठ गए, अब गवर्नमेंट ने क्या कहा आपसे कि नहीं भैया आप काम पे आओ, असेंशियल सर्विस है, इससे क्या हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोग मर रहे हैं, अब आप हड़ताल को छोड़ दो। और एक्ट लागू कर दिया 1970 का, ठीक है, एस्मा अधिनियम 1970 एक्ट लागू है, वो उसको क्या कर दिया, लागू कर दिया। तो उसके बाद आप जो भी हड़ताल कर रहे हो वो अवैध घोषित हो जाएगी तुरंत से, ठीक है। अब ऐसे क्या है, हड़ताल कोई व्यक्ति शुरू करता है इस अधिनियम के साथ में क्या है, वो इस अधिनियम के तहत है, वो अवैध है, तो उसमें क्या करता है, या अन्यथा उसमें भाग लेता है, उसमें रहता है, मतलब अब या तो हड़ताल शुरू करे, वो अभी एक्ट लागू हो गया, अब या तो हड़ताल शुरू करने जा रहा है, या फिर हड़ताल पहले से चल रही है उसमें बना हुआ है, या फिर उसमें भाग लेता है, अभी तक भाग नहीं लिया है लेकिन एस्मा एक्ट लागू हो गया, अब वो भाग लेने चल दिया बंदा, तो इसके लिए क्या हो सकती है, आपको कारावास की सज़ा हो सकती है 6 महीने तक के लिए, और जुर्माना भी हो सकता है 200 रुपये, और या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं। ये मुझे थोड़ा कम लगा, लेकिन 1970 के हिसाब से 200 रुपये का जुर्माना बहुत होता है दोस्तों, कम नहीं था 1970 में 200 रुपये बंदा। अब क्या बताऊं मैं आपको, 200 रुपये में वो दो महीने का खर्चा चलाता था, ये स्थिति थी 200 रुपये की, तो और ज़्यादा ही हो सकता है गाँव में तो, ठीक है। भड़काने के लिए दंड, या अब देखो कोई व्यक्ति क्या करता है कि एस्मा एक्ट लागू है फिर भी भड़का रहा है, अरे यार तेरे सामने तो कोई नहीं है, तू तो बड़ा शेर बनता था, अब कहाँ गई तेरी शेरी, गहलोत जी का डंडा चला तो पूरा तू कुत्ता बन गया, गीदड़ बन गया। उसने कहा अच्छा ये बात है तो ले भाई आज से हड़ताल शुरू,
अब उसने आज से हड़ताल शुरू कर दी। तो ऐसी स्थिति में जो हड़ताल कर रहा है उस पर तो चाबुक चलेगा ही चलेगा, जो भड़का रहा है वो भी जाएगा भैया। तो इसमें क्या होगा कि जो कैद है भड़काने की स्थिति में, भड़काने वाले को, जो कर रहा है हड़ताल उसको 6 महीने की, भड़काएगा उसको 1 साल की। ठीक है, जो कर रहा है उसको 200 रुपये का जुर्माना, जो भड़का रहा है उसको 1000 रुपये का जुर्माना, और दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। तो मतलब जो भड़काएगा, जो मास्टरमाइंड होगा वो ज़्यादा पिटेगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यदि हड़ताल चल रही है, वो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है, और कोई व्यक्ति जो गवर्नमेंट का है या एसेंशियल सर्विस से संबंधित है, वो क्या करता है, वो वित्तीय सहायता प्रोवाइड करता है, तो उस पर भी चाबुक चलने वाला है। ठीक है, जो कोई व्यक्ति जानबूझ के किसी हड़ताल को आगे बढ़ाने के लिए समर्थन करता है, खर्च उठाता है, ठीक है, तो क्या होगा, इस अधिनियम के लागू होते ही वो भी अवैध हो जाएंगी। अब क्या होगा, इसके लिए भी 1 वर्ष का जो है कैद हो सकती है और जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। यदि आप ज़्यादा पैसा लौटाओगे तो गवर्नमेंट पूरी प्रॉपर्टी सील कर देगी, फिर रोटी के वांदे हो जाएंगे, हेल्प तो छोड़ ही दो। ठीक है मेरे मित्रों, तो बिना वारंट के गिरफ्तार करने की भी शक्ति है कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है जो इस अधिनियम के तहत में दंडनीय अपराध कर सकता है या दंडनीय अपराध कर रहा है। ठीक है मेरे मित्रों, ठीक। अन्य राज्य कानूनों को ओवरराइड करने के लिए अधिनियम, मतलब देखो, आपके राज्य के अंदर भले ही दूसरे कानून हैं जिनके तहत आपको सुविधाएं मिली हुई हैं, लेकिन जैसे ही एस्मा एक्ट 1970 लागू होगा, आपके वो सारे के सारे अधिनियम हैं निष्प्रभावी हो जाएंगे और सबके ऊपर बॉस कौन बन के बैठ जाएगा, एस्मा एक्ट 1970। मतलब आपको किसी भी अधिनियम से शक्ति मिल रही है, चाहे वो आपके दूसरे आपके सेवा के अंदर कोई एक्ट है जिससे कि आपको हड़ताल पर जाने का मान लो अधिकार मिला हुआ है, तो जैसे ही एस्मा 1970 प्रभावी होगा, वो दूसरा वाला घर के अंदर घुस जाएगा, भैया बाहर एस्मा आ गया, हम नहीं घर से बाहर निकलेंगे, और यदि निकलते हो तो एस्मा आपको पटक के धोएगा। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा कोई भी एक्ट होगा, भले ही राजस्थान सरकार का है, वो क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है मेरे मित्रों, तो आपकी समझ में एस्मा 1970 और आवश्यक जो एस्मा 1968 भारत सरकार का, वो दोनों ही आपकी समझ में ठीक ठाक से आ गए होंगे। आपके मेंस के लिए आपको 100 शब्दों का मटेरियल यहाँ से आराम से मिलने वाला है, तो आप इसको रट लेना मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, ये न्यूज़ आर्टिकल होता है यहीं पर समाप्त। अब चलते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ से प्रीलिम्स और मेंस के प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं। तो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कौन कौन सी सर्विसेज को हाल ही में एसेंशियल सर्विस घोषित किया गया है एस्मा 1970 के अंतर्गत। तो एक तो है आपकी आपातकालीन इमरजेंसी 108 सर्विस और जनरल एक्सप्रेस 104 सर्विस, इन दोनों को क्या कर दिया गया है, एसेंशियल सर्विस घोषित किया गया है अगले 6 महीने के लिए। और बाकी आपको पता ही लग गया कि अगले 6 महीने के लिए क्या किया गया है, एस्मा क्यों किया गया है और एस्मा एक्ट 1970 क्या है, उन दोनों के बारे में आपको पता लग गया होगा। तो इधर देखो, एक हमारी माताजी हैं, तो हमारी माताजी पानी भर रही हैं। देखो दोस्तों, नल से भर रही हैं वो भी। ठीक है, ये नल यही है, ये नल जो है वही है डिस्कशन करने का हमारा आज का कारण, इसीलिए हमने जो है अपना बोलने वाला है वो उसी पर लगाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब अपन देख लेते हैं यहाँ से प्रश्न किस तरह से बनने वाले हैं। तो जल जीवन मिशन, एक तो यही प्रश्न बन गया आपके लिए कि जल जीवन मिशन क्या है। ठीक है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हो गया। देखो दोस्तों, जब मैं प्रीलिम्स बोलता हूँ किसी चीज़ के लिए, तो उसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि वो राजस्थान के दूसरे जो एग्जाम है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं, उनमें भी वो समान रूप से उपयोगी है। ठीक है, देखो, राजस्थान कनेक्शन देने में 12वें नंबर पे आ गया है। कौन से नंबर पे आ गया है, 12वें नंबर पे, और खर्चे में दूसरे स्थान पर। आप बोलोगे सर ये कौन सी बात हुई, हम खर्चे में दूसरे में, तो कनेक्शन पहले में होनी चाहिए। नहीं मेरे भाइयों बहनों, नहीं मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, हमारी भौगोलिक स्थिति बहुत विषम प्रकार की है। अरावली की रेंज है, कहीं रेगिस्तान है, तो वहाँ पानी पहुँचाना है तो खर्चा तो ज़्यादा लगने वाला है। ठीक है, तो हम कनेक्शन देने में 12वें नंबर पे आ गए हैं, और खर्चे में कौन से स्थान पे आ गए हैं दोस्तों, दूसरे स्थान पे। चलो ठीक है, खर्चा वर्चा तो ठीक है, हम कनेक्शन देने में वो क्या है, चर्चा का विषय है। और देखो, 2 प्रश्न आपको यहाँ से मिल गए, जल जीवन मिशन और राजस्थान में कनेक्शन कौन से स्थान पर है। और अब देखो, आपको एक प्रश्न यहाँ से मिलने वाला है कि कनेक्शन के मामले में जो हम जल के कनेक्शन दे रहे हैं, नल के माध्यम से जल, उसको देने में श्रेष्ठ 5 जिले कौन से हैं। तो पहला है झालावाड़, उसमें 76% घरों के अंदर अपन नल से पानी पहुंचा चुके हैं। भीलवाड़ा 71%, कोटा 69, चित्तौड़गढ़ 66, उदयपुर 66। तो इन जिलों में क्या है, और प्रदेश में कुल 7 जिले ऐसे हैं जहां पर 50% से अधिक का जल कनेक्शन अपन दे चुके हैं नल के माध्यम से जल। ठीक है दोस्तों,
अब अपने लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है जल जीवन मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन शहरी। वो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और प्रीलिम्स में आने वाले प्रश्नों को मैं आपको बता ही चुका हूँ। बाकी उसकी जल जीवन मिशन की चर्चा करते करते जो भी चीज़ अपने सामने आती जाएगी मैं उसको आपको बताता जाऊँगा। ठीक है मित्रों, तो देखो दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं जल जीवन मिशन के परिचय की। सबसे पहले जल जीवन मिशन क्या है, तो 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था। ये भारत सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया 2019 में कि 2024 तक हम कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन, मतलब घर के अंदर नल लग जाएगा, नल काम करेगा। काम करने का मतलब उसमें पानी आएगा, ऐसा नहीं है कि बस नल ही नल लग गया, पानी के लिए इंतजार करो। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होगा, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी प्रतिदिन क्या होगा, प्रदान किया जाएगा। चाहे आप हिंदुस्तान में कहीं के भी रहने वाले हो, आपको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी दिया जाएगा। उसमें नहा लो, धो लो, सुखा लो, जो करना है वो कर लो। ठीक है, 2019 में लॉन्च कर दिया गया है। आपकी समझ में आ गया होगा 2019 में। उसका उद्देश्य था दोस्तों जल को एक आंदोलन के रूप में विकसित करना। उद्देश्य तो क्या था, एक टैगलाइन थी कि हम जल को क्या करेंगे, एक आंदोलन के रूप में विकसित करेंगे। और जल जब आंदोलन बन जाता है, और आंदोलन देखो किसी चीज़ को बेटा तब बोलते हैं जब वो जन जन के मन में समाहित हो। जब कोई चीज़ जन जन के मन में समाहित हो जाती है तो वो आंदोलन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जल को क्या करेंगे, एक आंदोलन के रूप में विकसित करेंगे, मतलब प्रति व्यक्ति के मन के अंदर उतारेंगे कि भाई ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हमें इसका यूज करना है और बचाना भी है। ठीक है, इसका मंत्रालय घोषित किया गया था। जिस मंत्रालय ने इस मिशन को घोषित किया वो था जल शक्ति मंत्रालय, कि भैया इसकी कार्यान्वयन एजेंसी हम हैं, हम ही इसका प्रबंधन करेंगे और जो भी काम होगा इससे संबंधित वो हम करने वाले हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, तो मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों और पानी के कनेक्शन की कार्यक्षमता को सुनिश्चित करना, पानी की गुणवत्ता की निगरानी करना और कृषि को भी बढ़ावा देना। ऐसी बात नहीं है सिर्फ पीने का पानी पहुंचा दिया, हम खेती को भूल गए। भैया खेती पर भी बराबर ध्यान दिया जाएगा। जल संरक्षण, यह क्या करेगा, यह संरक्षित जल के संयुक्त उपयोग, पेयजल स्रोतों में वृद्धि, पेयजल आपूर्ति प्रणाली में सुधार, धूसर जल उपचार। धूसर जल का मतलब होता है जल जो बहुत नीचे चला गया है उसको ऊपर लेके आना, और इसके पुनः उपयोग को सुनिश्चित करना, मतलब जल से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा इस मिशन के अंतर्गत। ये किसका कहना था, ये हमारे जल शक्ति मंत्रालय का कहना था और उन्होंने इसके उद्देश्य निर्धारित किए। ठीक है दोस्तों, इस मिशन की क्या विशेषताएं, अभी हम ग्रामीण के बारे में देखो पढ़ रहे हैं। 2019 के अंदर ग्रामीण शुरू किया गया था। शहरी वाले लोगों ने भी कहा था भाई आप ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कर दिए हैं, पानी तो हम भी पीते हैं, हम क्या पेट्रोल से थोड़ी चलते हैं, तो फिर उनके लिए भी किया गया था। लेकिन अभी आप ग्रामीण वालों को देख लो एक बार। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या हैं इस मिशन की, तो यह स्थानीय स्तर पर पानी की मांग और आपूर्ति के पक्ष में एकीकृत प्रबंधन पर केंद्रित है। मतलब मांग और आपूर्ति, अब ऐसा नहीं है कि कहीं एरिया के अंदर 1000 लीटर की मांग है और आपूर्ति 2000 की कर रहे हो, 3000 की कर रहे हो या फिर 200 की ही कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। ये एकीकृत होगा, जितनी मांग उतनी आपूर्ति, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। ये वर्षा जल का संचयन करने की दिशा में काम करेगा। वर्षा जल से क्या होगा, भूजल का पुनर्भरण करने की दिशा में काम करेगा। आप कितना नदियों के नलों के माध्यम से घर पानी पहुंचाओगे, आपको वर्षा के जल का संचय करना ही पड़ेगा मेरे मित्रों। ठीक है, और इस तरह से जो घरेलू अपशिष्ट जल निकलता है उसका भी रिसाइकिल करके प्रबंधन करके पुनः घरों के अंदर पहुंचाना है, इस तरह का पूरा कार्य किया जाएगा। ये सारी विशेषताएं हैं इस मिशन की। ठीक है मित्रों, यह मिशन जल के सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है, व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर आधारित नहीं है कि आप शॉवर चला के कितनी देर नहाते हो। ये सामुदायिक मतलब पूरे समुदाय को जल की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के पक्ष में है। इस मिशन के जो प्रमुख घटक के रूप में वो है व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार शामिल है। मतलब सूचना और शिक्षा तो, एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है भाई। सीधी सीधी बात है। इसकी पहली लाइन क्या थी कि जल को एक आंदोलन के रूप में विकसित करेंगे, और जल को यदि आंदोलन के रूप में विकसित करना है तो आपको शिक्षा, एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका क्रियान्वयन और प्रबंधन किस तरह से किया जाएगा भाई। ठीक है, मंत्रालय दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है। अब प्रबंधन और क्रियान्वयन कैसे करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मिशन हैं। दूर दराज के गांव में किस तरह से होगा, तो जल समितियों के माध्यम से। ठीक है, किससे होगा, जल समितियों के माध्यम से जल समितियां बनाई जाएंगी। 10-10, 15-15 इसके अंदर सदस्य होंगे। कम से कम 50% जो सदस्य हैं वो महिलाएं या फिर स्वयं सहायता समूहों से होंगे। आशा कार्यकर्ता होंगे, आंगनबाड़ी होंगे, कार्य जो शिक्षक होंगे वो लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग। बाकी कितने होंगे, 10 से 15 लोग होंगे, जिनमें 50% महिला और पढ़े लिखे लोग होंगे। ठीक है मेरे दोस्तों,
इसमें क्या करेगी, ये समितियां सभी उपलब्ध ग्राम संसाधनों को मिलाकर एक बार ग्राम कार्य योजना तैयार करती हैं। योजना को लागू करने से पहले ग्राम सभा द्वारा इसका अनुमोदन होता है। मतलब क्या है, एक निचले स्तर पर जो सबसे नीचे की राजनीतिक इकाई है देश के अंदर, वहां तक इस मिशन को पहुंचा देना और उसको आंदोलन के रूप में क्रियान्वित कर देना। अब दोस्तों देखो, ये सारे काम तो हो जाएंगे, लेकिन बिना पैसे के कैसे होंगे? तो पैसा कहाँ से आएगा? तो उसकी फंडिंग करी जाएगी। फंडिंग कौन करेगा? भारत सरकार। कैसे? हिमालय और उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उनमें 90 और 10, मतलब हिमालय के, देखो अब मैं आपको एक बात बता दूं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि चलो शिमला मसूरी चलते हैं, नैनीताल चलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हिमालय से जितने भी राज्य कनेक्टेड हैं सबकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितने मैदानी भागों वालों की है। ठीक है, उन लोगों के पास क्या है, हम लोग जो जाते हैं पर्यटन के लिए बस वही है, खेतीबाड़ी के लिए उनके पास जगह नहीं है, इंडस्ट्री लगाने के लिए उनके पास जगह नहीं है, और बड़े बड़े मॉल्स लगाने के लिए उनके पास जगह नहीं है। वहाँ पर सिर्फ एक पर्यटन है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। इसीलिए क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पे पैसा ज़्यादा दे रही है, और हिमालय के और उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं वहाँ पे 90% देगी राज्य केंद्र सरकार, और 10% जो पैसा है वो लगाएंगे खुद राज्य। ठीक है, अन्य राज्य 50-50%, 50-50%, मतलब 50% केंद्र और 50% राज्य। वैसे 40-60 रहता है, लेकिन यहाँ पे 50-50 है। ठीक है दोस्तों, और केंद्र शासित प्रदेशों का तो पूरा का पूरा योगदान कौन देने वाला है? केंद्र सरकार ही देने वाली है। ये आपके जनजीवन, जो जल जीवन मिशन है ग्रामीण, उसके बारे में पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन हो सकती थी वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। अब देखो दोस्तों, शहरी जल जीवन मिशन के बारे में भी अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था, शहरी लोगों ने क्या, भैया पानी तो हमारे अंदर भी डलता है, ऐसा तो है नहीं, तेल लगाया, तेल डाला अंदर और चल दिए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी नहीं है, हम तो चार्ज हुआ और चल दिए, मतलब पानी चाहिए चाहिए। ठीक है, तो ये मिशन चालू किया गया। ये क्या है कि जो जल जीवन मिशन ग्रामीण है उसका पूरक है। ठीक है, 2024, इसके तहत वर्ष 2024 तक कार्यात्मक नल घरेलू कनेक्शन के माध्यम से सभी शहरी घरों में प्रतिदिन, ग्रामीण लिख देते हैं, यहाँ पे चेंज करूंगा दोस्तों मैं, तो सभी शहरी घरों में प्रतिदिन क्या है, 55 लीटर पानी, मतलब ग्रामीणों के अंदर जो पहुंचाया जाता है ग्रामीण में, वही शहरी में भी पहुंचाया जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, लेकिन शहरी क्षेत्रों के अंदर आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इसका प्रबंधन करेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में जल शक्ति मंत्रालय करेगा। इन दोनों का अंतर अपने दिमाग के अंदर बत्ती बना के डाल लेना, क्योंकि यहीं से एग्जामिनर प्रश्न उठाएगा, जहां से आप कंफ्यूज हो गए वो प्रश्न उठा लेगा। जो बच्चा ऊपर से पढ़ के निकल जाएगा वो जल शक्ति मंत्रालय लगा देगा, और जो पूरा पढ़ेगा वो लगाएगा कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जल शक्ति मंत्रालय इसका प्रबंधन कर रहा है, और शहरी क्षेत्रों के अंदर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसका क्या किया जा रहा है, प्रबंधन किया जा रहा है। ठीक है मित्रों, तो इसके उद्देश्य वही है, नल के माध्यम से पानी पहुंचाना, जल का जो जल निकाय है उनका पुनरुत्थान करना, चक्रीय जल की व्यवस्था करना, मतलब जो भी आपका अपशिष्ट जल है उसको रिसाइकिल करके दोबारा से घरों में यूज के लिए पहुंचाना। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करता हूँ जल जीवन मिशन है वो आपकी समझ में आ गया होगा। अब तो अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देख लेते हैं आगे अपने लिए और क्या इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, इधर देखो झुंझुनू के खेतरी में क्या है, लेपर्ड सफारी क्या हो गया, उद्घाटन हो गया है। खुली जिप्सी के माध्यम से आप सुबह शाम 3-3 घंटे लेपर्ड देख सकेंगे। ओके, देखो पहले अपन इसको देख लेते हैं। तो झुंझुनू जिले के खेतड़ी बांसियाल रिजर्व में, कौन सा, खेतड़ी बांसियाल कंजर्वेशन रिजर्व में लेपर्ड सफारी शुरू कर दी गई। आप इसको याद रख लेना, झुंझुनू जिले के खेतड़ी बांसियाल कंजर्वेशन रिजर्व में लेपर्ड सफारी प्रारंभ की गई है। ठीक है दोस्तों, ये जो सफारी है मेरे मित्रों वो लगभग 7000 हेक्टेयर में फैली हुई है। ठीक है, ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो 7000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसमें क्या है, पैंतर, जंगली लोमड़ी, हिरण, भेड़िया, सियार, जंगली सुअर, नूह, गोह, झरक, नीलगाय, ये सारे वन्यजीव यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या और क्या हुआ है, समदेड़ा तालाब का जीर्णोद्धार होगा। तो आपके लिए अब मैं बताता जाता हूँ यहाँ से प्रश्न किस तरह से निकलेंगे और आपको क्या करना है। तो पहले तो आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि लेपर्ड सफारी का प्रारंभ कहाँ किया गया है, तो खेतड़ी बांसियाल कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू में। दूसरा आपसे पूछ लिया जाएगा कि खेतड़ी बांसियाल कंजर्वेशन रिजर्व निम्नलिखित में से किस जिले के अंदर स्थित है, तो यहाँ पर आपको बताना है झुंझुनू जिले में। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से जंगली जानवर देखने को मिल सकते हैं, तो पैंथर, जंगली लोमड़ी, हिरण, भेड़िया, सियार, जंगली सुअर, गोह, जरख, नीलगाय, ये सारे देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर जो तालाब है समदेड़ा तालाब, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि समदेड़ा तालाब निम्नलिखित में से किस कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर मौजूद है, तो खेतड़ी बांसियाल कंजर्वेशन रिजर्व। देखो दोस्तों, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल मुखपत्र है, यहाँ पर कोई भी चीज़ की चर्चा होगी तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तभी चर्चा होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, झुंझुनू जिले की बात चल रही है, कंजर्वेशन रिजर्व की भी बात चल रही है, तो ये हमारा उत्तरदायित्व है
कि झुंझुनू जिले के अंदर मौजूद दूसरे जो भी कंजर्वेशन रिजर्व हैं हम उनके बारे में भी एक बार देख लें। ठीक, अपना क्या जाता है यार। तो दोस्तों साकम्बरी है एक, वो सीकर और झुंझुनू दोनों में है, आधा सीकर में आधा झुंझुनू में, 131 वर्ग किलोमीटर का है ये कंजर्वेशन रिजर्व। एक है बांसियाल खेतड़ी बागौर, ठीक है, ये अभी जो हुआ है वो खेतड़ी वाले बांसियाल में है, खेतड़ी बांसियाल बागौर एक अलग से है। ठीक है, एक खेतड़ी बांसियाल है, एक मनसा माता है, एक बीड़ झुंझुनू है, बीड़ झुंझुनू के नाम से ही है वो बीड़। ठीक है मेरे मित्रों, तो आपकी समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू के आसपास या झुंझुनू में स्थित हैं, जिनका झुंझुनू से थोड़ा बहुत भी मतलब है। दूसरा, कौन से कंजर्वेशन रिजर्व में लेपर्ड सफारी शुरू की गई है। ठीक है मित्रों, और कौन कौन से यहाँ पर जानवर देखने को मिल सकते हैं, और तालाब कौन सा अवस्थित है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हमारी आज 3 न्यूज़ हो गई जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली 108 और 104 वाली हो गई, अब दूसरी हो गई जल जीवन मिशन वाली, और तीसरी हो गई झुंझुनू के अंदर लेपर्ड सफारी। अब हम चौथी चलते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर क्या किया है हमारे वन और पर्यावरण मंत्री जी ने। 33 एयर क्वालिटी निगरानी स्टेशन खुलेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। कितने? 33 एयर क्वालिटी निगरानी स्टेशन। ठीक है, जयपुर के थोलाई गांव में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क का भी शिलान्यास हुआ है। तो यहाँ से पहली बात तो ये है, 2 प्रश्न आपके मिल गए। ठीक, मिल भी गए। पहला मिल गया आपको कि कितने एयर क्वालिटी निगरानी स्टेशन खुलने वाले हैं, तो 33 संख्या याद रखना। ठीक है, थोलाई गांव में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क, मतलब इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क निम्नलिखित में से कहाँ पर खोला जा रहा है, ओपन किया जा रहा है। तो थोलाई गांव है जयपुर का, वहाँ पर क्या किया जा रहा है, इसका शिलान्यास किया गया है फिलहाल। देखो दोस्तों, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में भी जानें, क्योंकि एयर की क्वालिटी पर निगरानी रखने के लिए हमने 33 नए एयर क्वालिटी स्टेशन खोल दिए। तो क्या होगा, निगरानी होगी तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ही निकल के आएगा। तो इसको अपन देख लेते हैं। AQI से पहले भी प्रश्न RAS के अंदर पूछे जा चुके हैं और लगातार इसके पूछे जाने की संभावनाएं बनी हुई है। RAS IAS में कह रहा हूँ, देश का कोई भी स्टेट PCS नहीं है जहां से एयर क्वालिटी इंडेक्स से प्रश्न नहीं आया हो या आने की संभावना ना हो। तो देखो दोस्तों, अपन चलते हैं सीधा एयर क्वालिटी इंडेक्स पे। ठीक है मित्रों, तो केंद्र सरकार का एक बोर्ड है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये क्या करता है, सार्वजनिक सूचना के लिए AQI मतलब राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी करता है। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स को जारी करता है। कौन करता है? केंद्र सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक विभाग है, एक बोर्ड है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। वो क्या करता है, AQI को जारी करता है। ठीक है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक प्राप्त कैसे होता है, अब इसको अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, AQI को प्राप्त कैसे करता है, कैसे जारी करता है। तो देखो, हवा में पॉल्यूटेंट मौजूद होते हैं, क्या होते हैं, प्रदूषक मौजूद होते हैं। तो हम जब AQI के बारे में जांच करते हैं, हम क्या मतलब हमारी गवर्नमेंट जब AQI निकालती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालती है, तो हवा में 5 पर्टिकुलर जो 8 पर्टिकुलर प्रदूषक हैं उन्हीं की वो जांच करती है, और इसी के आधार पर वो एयर क्वालिटी के बारे में बताती है कि आपकी एयर क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, ख़राब है या बहुत ख़राब है, या ऐसी है कि आप मरी जाओगे। ठीक है, अब आपको एक एयर क्वालिटी के बारे में बता दूं, दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी 2019 के अंदर आई थी शायद, या दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की 19 के अंदर 18-19 के अंदर कुछ ऐसी आई थी। तो उसमें उसने मेंशन किया था कि जो लोग पिछले 5 वर्ष से लगातार दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, उनमें से 60 से 70% लोगों को श्वास से संबंधित बीमारियों की शिकायत होने लग गई है। अब आप देख लीजिए कितना खतरनाक है एयर क्वालिटी। ठीक है, तो देखो, जो भी 8 जो प्रदूषक हैं वो है, पहला पार्टिकुलेट मैटर 2.5, एक है पार्टिकुलेट मैटर 10। इसका मतलब होता है दोस्तों हवा के अंदर धुएं या धूल के कण। PM का मतलब होता है कण। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर का मतलब होता है कण। तो जिनकी 2.5 मोटाई है या फिर 10 mm मोटाई है, PM जो है पार्टिकुलेट मैटर हैं वो दोनों। ओजोन, आपको लगता होगा सर ओजोन भी प्रदूषक है। हाँ भैया, ओजोन बहुत भयंकर प्रदूषक है। अगर वो जमीन तक आ जाए तो ओजोन तभी अच्छी है जब वो ओजोन मंडल में और पराबैंगनी किरणों को रोक रही है। ठीक, तो ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड, PB। ठीक है, और अमोनिया क्या है, इसके इन 8 चीज़ों की क्या की जाती है, एयर के अंदर देखा जाता है कि इनकी संख्या कितनी है, और जब इनकी संख्या ज़्यादा होती जाती है तो क्या करते हैं, उसको उतने ही प्रदूषक वायु घोषित कर दिए जाते हैं। इसकी रीडिंग हर घंटे ली जाती है कि भाई इस घंटे कितनी रही, इस घंटे कितनी रही, इस घंटे कितनी रही, इस घंटे कितनी रही। ठीक है, और अलग अलग देश ने अपने देश के लिए क्या किया गया है, अलग अलग से AQI को स्थापित कर रखा है। ठीक है, अब भारत में जो वायु गुणवत्ता है उसमें 1 से लेकर 500 पॉइंट तक हवा जांच की जाती है। मतलब कि ये 8 कण, ये 8 मैटर
वायु के अंदर कितनी अवस्था में स्थित हैं, कितनी क्वांटिटी के अंदर मौजूद हैं, उसको लेकर क्या किया जाता है कि 1 से लेकर 500 पॉइंट तक वायु को कैटेगराइज किया जाता है कि 1 से 100 तक अगर ये मौजूद हैं तो वायु की स्थिति ये है, 200 से 300 तक मौजूद हैं ये आटोमीटर, तो वायु की स्थिति ये है। तो इस तरह से की जाती है। ठीक है, देखो शुरुआत के 100 संकेतकों को हम अच्छा मानते हैं कि 1 से लेकर 100 तक अगर रीडिंग आ रही है इन सारे के सारे मैटर्स को मिला के, तो क्या होता है भाई, वायु की क्वालिटी अच्छी है, इतना तो होता है। और ह्यूमन क्या करता है, इसको कोई दिक्कत नहीं आती ह्यूमन को, इतना तो झेल ही सकता है। ठीक है, हवा की गुणवत्ता जैसे जैसे अंक बढ़ते जाएंगे उसको खराब की श्रेणी में शामिल कर दिया जाएगा। 1 से 100 तक अच्छी है, 100 से 200 तक ठीक है, मतलब एवरेज है, औसत है। ठीक है, 200 से 300 तक वायु का स्तर खराब हो चुका है भैया, अब आप समझ जाओ, नहीं तो आप या तो औसत में आ जाओ नहीं तो मरोगे। ठीक है, 300 से 400 होती है तो बहुत खराब मानी जाती है, और 400 से 500 होने पर खतरनाक गंभीर मानी जाती है, डेंजरस, मतलब इसके अंदर जियोगे तो मरोगे। ठीक है, और दिल्ली के अंदर वर्ष के 4 से 5 महीने तक 400 से 500 ही रहती है, अगर कभी 500 को भी पार कर जाती है, कूद जाती है। ठीक है, तो बहुत ख़राब स्थिति में रह रहे हैं दिल्ली के लोग तो। बाकी अपन तो अपना भैया काम करते हैं, पहले अधिकारी बनो आप, फिर उसके लिए काम करना। ठीक है, तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में भी आपको पता लग गया। 33 नए एयर क्वालिटी निगरानी स्टेशन बनाए जा रहे हैं, इसके बारे में पता लग गया। और जयपुर के थोलाई में जो गाँव है उसमें इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क का शिलान्यास किया, ये भी आपको पता लग गया। ठीक है, देखो दोस्तों, इधर ट्वीट और किया है हमारे गहलोत जी ने, एक फोटो आया उधर, उसके बारे में भी, उसमें एक छोटी सी न्यूज़ है अपने लिए कि अक्षय ऊर्जा में प्रथम राजस्थान पर्यावरण सुरक्षा हमारी पहचान। मतलब अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में पूरे देश में कौन सा राज्य प्रथम है, तो अपना राजस्थान, हमारा प्यारा राजस्थान। यहाँ से भी आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ सकती है गवर्नमेंट। तो मेरे मित्रों, आज का न्यूज आर्टिकल डिस्कशन होता है अपना यहीं पर समाप्त। यदि आपको चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ठीक है मेरे मित्रों, इससे क्या होता है, हमें एक उत्साह मिलता है और हम अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर आ पाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।